नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एग्जाम विद अशोक में। आशा करते हैं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, अपनी तैयारी को बढ़िया से कर रहे होंगे। उसी तैयारी के क्रम में मैं एक और क्लास लेकर आपके साथ जुड़ रहा हूं, जो आपके आने वाले 2026 सीटेट का एग्जाम होगा, उसमें बहुत ही रामबाण साबित होगी। ठीक है, इसमें हमने मैथ्स के PYQs के क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही लिए। सारे हमारी जितनी वीडियोज़ हैं आप सारे देखिएगा। इसमें अब आप ये मत कहिएगा सवाल आसान है या कठिन, क्योंकि मैंने सारे PYQ सारे सवाल उठा लिया है। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आप इनको PYQ को लगा के जाते हैं तो आपको बिल्कुल एकदम क्लियर हो जाएगा किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। मेरे साथ आप कॉपी पेन लेकर बैठिएगा और आराम से आप देखिएगा कि पेपर 2 कितना आसान है। आपने लास्ट टाइम देखा होगा कितना खराब रिजल्ट रहा है। उसमें ये लगता है कहते साइंस और मैथ आ जाती है तो पहले से ही घबरा जाते हैं और छोड़ देते हैं। आपको मैथ और साइंस दोनों यहाँ मिलेगी, घबराने की जरूरत नहीं है। मैं गारंटी लेता हूँ, मैं वादा करता हूँ आपसे कि मैं पेपर से पहले आपको साइंस भी कंप्लीट करा के दूंगा। ठीक है ना। तो आज का हम पहला क्वेश्चन लेते हैं बेटा। पहला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे है और आप जल्दी से लगाइए, मुझसे पहले लगाइए। जितना भी आप एरर करेंगे उतनी ही ज़्यादा आपकी लर्निंग इंक्रीज करेगी। तो मैं कहता हूँ कि ऐसे सवाल हैं तो इनके एक फैक्टर निकालिए, तभी ये अभाज्य गुणनखंड मिलेंगे। जो फैक्टर आएगा फिर वहाँ से हम कंपेयर करेंगे। तो मुझे ये पता है कि अगर a की पावर m इज इक्वल टू b की पावर m लिखा है तो हम दोनों इक्वल के इधर लिखे हैं, लेकिन दोनों की पावर सेम है, तो हम कह सकते हैं कि a बराबर क्या है बेटा, b के। यही लॉजिक लगेगा यहाँ पे। तो 19,0512 लिखा है तो मैं यहाँ पे लिखूंगा कि 2 9 18 2 5 10 2 2 4 और 2 5 10 2 6 12। कोई दिक्कत है क्या? 2 18 2 5 10 2 2 4 2 5 2 6 12। फिर 2 से करेंगे तो 2 चौको 8 2 7 14 2 6 12 2 2 4 2 8 16। कोई दिक्कत नहीं है। 2 2 4 2 3 6 2 8 16 2 2 चौको 8। आप कहेंगे यस सर। फिर यहाँ करेंगे तो 2 2 2 9 18 0 2 7 14। अब नहीं जाएगा 2 से तो हम क्या करेंगे, 7 3 से जाएगा तो 3 त्रिका 9, 3 त्रिका 9, 2 11 3 9 27 2 29 3 6 18 और 3 9 27। फिर 3 से जाएगा 3 एकम 3 3 त्रिका 9 3 9 6 3 त्रिका 9। फिर 3 से जाएगा 3 चौक 12 और 3 चौक 12 3 चौक 12 3 एकम 3। ठीक है ना। फिर 3 से जाएगा 3 एकम 3 3 चौक 12 और 3 सते 21 7 से 11 12। फिर 3 से जाएगा और 3 चौक 12 3 9 27। फिर 7 से जाएगा 7 से 49 और 7 एकम 7। आप क्या कहेंगे तो 1 2 3 4 5। तो 3 की घात क्या है 5 है और ये क्या है 2 की घात 4 है और बेटा ये क्या है 7 की घात 2 है। तो मैं यहाँ पे आराम से लिख सकता हूँ कि 19,0512 जो है ना, 19,0512 जो है वो 2 की घात 4 है और क्या है बेटा 3 की घात 5 है और क्या है 7 की घात 2 है। बराबर यहीं पे जो दिया गया है a की पावर 4 इंटू बी की पावर 5 इंटू सी की पावर 2। इतना आसान है कि देखो ये इसकी यहाँ पे दोनों की पावर सेम है तो मैं कहूँगा कि a इक्वल टू कितना है 2 है। ये दोनों की पावर सेम है तो b इक्वल टू कितना है बेटा 3 है। आप कहेंगे यस सर। और c की पावर 2 है, c की पावर 2 है 7 की पावर, तो c की वैल्यू क्या आ गई 7 आ गई। बस आप यहीं पे वैल्यू पुट कर दीजिए। 12 a की वैल्यू कितना है 2 तो 12 तो नहीं 24 प्लस b की वैल्यू 3 3 त्रिका 9 माइनस 7 5 35। ठीक है ना। तो 24 6 30 3 33 33 माइनस जब 35 करेंगे तो रिजल्ट जो आएगा फाइनल माइनस का 2 आ जाएगा। आप कहेंगे यस सर। कितना आ जाएगा माइनस का 2 आएगा। बात ठीक है यहाँ तक। यहाँ तक अगर किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम हो तो बताओ। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ और इस क्वेश्चन का आंसर बताइए। इसका आंसर क्या होगा? देखो यहाँ पे क्या लिखा है कि आप ये जानते हैं कि अगर a इनवर्स लिखा है बेटा तो इसको हम लिख सकते हैं 1/a। ठीक, या 1/a लिखा है तो कहने का मतलब इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, इसको हम ऐसा लिख सकते हैं। जब हम किसी भी कोई भी संख्या लिखी गई है उसको न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर, मतलब कि डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर मतलब अंश से हर या हर से अंश में लेकर आते हैं तो उसका जो साइन होता है पावर का वो बदल जाता है। मतलब 4 इनवर्स लिखा है मतलब 4 घात माइनस 1 है तो इसको 1/4 लिख सकता हूँ और प्लस इसको 1/8 लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। ये डिवाइड बाई 2/3 है तो इसका साइन बदलने के लिए मैं 3/2 लिख दूंगा तो जो ऊपर -1 लगा है वो क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। यही तो किया मैंने। तो यहाँ हो जाएगा ये हो जाएगा 3/8। डिवाइड बाई है तो ये मल्टीप्लाई में आएगा और जो नीचे है वो नीचे रहेगा, ये वाला ऊपर चला जाएगा। इसका मतलब 2/क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो ये 3 से 3 क्या हो जाएगा और बराबर में क्या लिखा है 1/2 के होल पावर 2x - 1।
इसका मतलब 4 दूना 8। तो आप कहेंगे 1/2 है 1/2 की पावर 2x-1। इसको आप पावर में 1 लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये दोनों के बेस समान है, तो आप आराम से यहाँ क्या कहेंगे, आप कहेंगे कि 2x-1 इज इक्वल टू 1 की, ये दोनों उधर जुड़ेगा तो 2x इज इक्वल टू 2 के, तो ये कट जाएगा, तो x की वैल्यू क्या मिल जाएगी, 1 मिल जाएगी। और जब x की वैल्यू 1 मिल गई तो हमसे क्वेश्चन में पूछा क्या है कि तो इसका मान बताओ क्या होगा। तो 1 आया है, तो 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1 माइनस 2, तो ये 2 कट जाएगा। आपका जो रिजल्ट होगा वो क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। आपका रिजल्ट क्या होगा, वो 0 आ जाएगा। बताओ यहाँ तक किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम है क्या, यहाँ तक किसी बच्चे को दिक्कत है क्या, नहीं। ये तो बस बेसिक हमने घातांक करने के रूल लगा दिया, सवाल हो गया। इस सवाल में लैंग्वेज बेस्ड सवाल है, अगर आपको बेसिक क्लियर है तो आप सवाल कर लेंगे, नहीं भी है तो आप इस सवाल को देखिए, मैं समझा दूंगा, आपको आ जाएगा। ठीक, कॉपी में अपने कंसेप्ट नोट कर लीजिए। कह रहा है कि निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। ठीक है, कह रहा है कि यदि एक धनात्मक पूर्णांक है, यदि यहाँ पे एक लिखा होता है इफ ए इज ए, यदि ए एक, यहाँ मिस हो गया है, तो यदि ए एक क्या है बेटा, यदि ए एक धनात्मक पूर्णांक है, यदि ए एक धनात्मक पूर्णांक है तो अंडर ए एक परिमेय संख्या है। अंडर ए पूछा, सत्य पूछा है, जरूरी है क्या। अगर धनात्मक पूर्णांक, आप पूर्णांक की बात करते हैं तो पूर्णांक क्या होता है कि देखो मेरी बात, 0 से लेकर इधर सारे पॉजिटिव इधर सारे नेगेटिव। मैं कहता हूं धनात्मक पूर्णांक है तो ए एक परिमेय संख्या है? नहीं है भाई, सत्य कैसे है, कैसे, जैसे मैंने लिखा यहीं पे लिख देता हूं 2 3 4। तो जब मैंने इस सब पे रूट लगाया तो ये तो हो गया 2 एक परिमेय संख्या है, लेकिन √3 क्या परिमेय संख्या है, √2 क्या एक परिमेय संख्या नहीं है। इसका मतलब ये जो कथन है वो कैसा हो गया, गलत हो गया। कि अगर a एक धनात्मक पूर्णांक है तो √1 एक परिमेय संख्या जरूरी नहीं है, हो भी सकती नहीं भी हो सकती है, तो इसलिए हमने ये आपको समझा दिया है। ठीक है ना, चलो आगे। पूर्णांक जो होते हैं बेटा इंटीजर, वो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों होते हैं, हमने पॉजिटिव ही लिया, ज्यादा समझने की जरूरत नहीं, क्योंकि इतने से भी आपका आंसर आ रहा है। ठीक है, किसी अभाज्य संख्या का वर्गमूल एक परिमेय संख्या नहीं होता। कोई अभाज्य संख्या का वर्गमूल, अगर कोई अभाज्य संख्या ले लो, जैसे 2 3 5 7 11, ये सारी क्या है, अभाज्य संख्या है। अगर इनका मैं वर्गमूल ले लूं, इनका वर्गमूल ले लूं, तो क्या ये सभी क्या है, परिमेय संख्या, मतलब एक परिमेय संख्या नहीं हो सकती। ये बात तो बिल्कुल सही कह रहा है। इसका मतलब क्या मैं आगे पढ़ूं, क्या मैं आगे पढ़ूं। आप पेपर पे जब एग्जाम में, आप एग्जाम हॉल में बैठे हैं और आपको आंसर इतना कॉन्फिडेंस है, तो आप कतई आगे पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि ऑप्शन 4 ही है, एक से अधिक ऐसा ऑप्शन दिया नहीं है। ठीक है ना, तो चलो खैर, लेकिन आपको मैं समझाने के लिए पढ़ूंगा कि करा के किसी, आपके लिए मैं पढ़ रहा हूं, ठीक, लेकिन आप नहीं पढ़ेंगे इसको। जब आपका एक आंसर मिल गया, लेकिन आपने आंसर पे पूरा 100% कॉन्फिडेंस होना चाहिए। मैं आपको कॉन्सेप्ट समझाना चाह रहा हूं, इसलिए मैं आगे पढ़ूंगा। किसी अभाज्य संख्या का वर्गमूल एक परिमेय संख्या नहीं होता। अभाज्य संख्या का वर्गमूल एक परिमेय संख्या नहीं होता, किसने कहा। कोई अभाज्य संख्या, किसी अभाज्य संख्या का वर्गमूल, मतलब कहने का है कि अभाज्य संख्या का परिमेय संख्या नहीं होता। अगर मैं कोई अभाज्य संख्या का वर्गमूल ले लूं, कह रहा किसी अभाज्य संख्या का वर्गमूल एक परिमेय संख्या नहीं होता, तो बेटा यहाँ पे बी और सी एक ही ऑप्शन हो गया है, तो ध्यान देना इस बात को थोड़ा सा। ये मुझे लग रहा है इन्होंने टाइपिंग एरर कर दिया है। कह रहा किसी अभाज्य संख्या का वर्गमूल एक परिमेय संख्या नहीं होता, ऊपर और नीचे दोनों क्या लिखा, सेम लिखा है। चलो कोई बात नहीं, ऐसी कोई घन संख्या नहीं है जिसका इकाई अंक 4 है। अरे ऐसे कैसे कह रहे हो भाई, 64 एक क्या है, घन संख्या है, और जिसका इकाई अंक क्या है, 4 है। ठीक है, कह रहा नहीं है, कह रहा नहीं है। अच्छा, ए बी एक ही ऑप्शन 2 बार आ गया है, तो यहां पे इसको इरेज कर दो। ठीक है ना, इसको इरेज करो। डी ऑप्शन ये है, कह रहा है कि पी, अब पी कहां लगा, मुझे लग रहा है यहां लगा है, एक्स पी लिखा है। क्या लिखा बेटा, एक्स अंदर है और क्यू बाहर है, तो आपको पता है क्यू बाहर ही रहेगा और एक्स को लिखा जाएगा 1/p। क्या ऐसे लिखा है, बिल्कुल गलत। इसका मतलब ये भी क्या है, गलत है। बताओ बात समझ में आई कि नहीं आई, क्लियर है। यहाँ पे बेटा 2 बार सी लिख दिया गया है, तो इस वाली लाइन को आप फोकस मत करिए, एक ही बार देखो, बार बार देखने की जरूरत नहीं है। ठीक है ना, तो ABCD आपको आंसर मिल गया। ठीक है, आगे चलते हैं। कह रहा है कि यहाँ पे ये घनमूल लिखा है बेटा, तो इस बात को भी ध्यान देना कि ऐसे लिखा है 9 गुणे 1029 डिवाइड बाई 12 गुणे 147, 12 गुणे 147।
तो मैं 9 को जब करूंगा तो पहले इसके फैक्टर कर लेता हूं। यहाँ पे मेरी बात ध्यान सुनना, 9 तो ऐसे ही रहेगा, ठीक। ये 9 2 11 1 12 3 से कटेगा, तो मैं लिखता क्या हूँ, तो 3 त्रिका 9, 3 चौक 12, 3 एकम 3, और डिवाइड बाई है तो लिख देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। ये 12 है और ये भी 7 4 11 1 12 3 से कटेगा, तो 3 चौक 12, 3 9 27। आप कहेंगे यस सर, ठीक। तो ये 9 1 27, 3 आ जाएगा बाहर, और 3 से 41, 7 से 49, 7 341, तो क्या हो जाएगा, 7 आ जाएगा बाहर, ठीक। चूंकि 7 गुणे 7 गुणे 7 गुणे 7 कितना होता है, 343 होता है। कोई दिक्कत है यहाँ पे, आप कहेंगे नहीं सर। 12 3 36 के 6 आ जाएगा, और 7 से 49 के 7 आएगा, ये कट जाएगा, 3 नहीं 6, इसका मतलब कितना आ गया बेटा, 1/2 आ गया। बताओ यहाँ पे कोई दिक्कत, 1/2 ऑप्शन है क्या, आप कहेंगे यस सर है। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। x² + 2x - 15, मतलब कहने का है कि 3 बहुपद दिए हैं, 1 2 3, इनके क्या करना होगा, मुझे इनके फैक्टर निकालना होगा। और फैक्टर निकालने के लिए मैं बहुत डायरेक्ट नहीं बताऊंगा, क्योंकि आप एसएससी के स्टूडेंट तो है नहीं, तो मैं करके ही बताऊंगा। तो ये कह रहा है कि यहाँ पे अगर 1 लिखा है तो 15 एकम 15, इसका मतलब है कि जब लिखा है x² + 2x - 15 लिखा है, तो 15 एकम 15, इसका मतलब 15 को 5 3 15 लिख सकता हूँ। तो x² + 5x - 3x, 5x और -3x करोगे 2x ही आएगा, माइनस का 15, ठीक है। और इसके फैक्टर यहाँ पे मैं करूँ अगर, ध्यान दो, तो x कॉमन लूँ तो x + 5 मिलेगा, और माइनस का क्या ले लूँ बेटा, माइनस का 3 कॉमन लूँ तो x - 5 हो जाएगा, ठीक। तो x - 3 और x + 5 माइनस कॉमन लिया है, ठीक है, इसका एक फैक्टर बन गया। अगला वाला क्या है, अगला है कि x² - 8x और प्लस का 15, ठीक है, इसके आपको फैक्टर करना है। तो आप मुझे बताओ कि इसके फैक्टर क्या हो सकता है, 15। ऐसा कुछ करो कि 5 नहीं 15, इसका मतलब है कि इधर हम क्या लिख सकते हैं, x² है ना, इस 8 को लिख सकता हूँ -5x - 3x, गुणा करेंगे तो +15x आ जाएगा, और ऐड करेंगे तो -8x आएगा, और प्लस का 15 है, ठीक है ना। एक स्टेप में आऊँगा और चलो ले लेता हूँ मैं, x कॉमन लूँगा तो x माइनस का क्या मिलेगा, 5, और -3 कॉमन लूँगा तो x माइनस का 5। तो फाइनल जो मुझे मिल गया वो क्या मिला, x - 5 और x - 3। बताओ मिला कि नहीं मिला, आप कहेंगे यस सर। इतना तो करना ही पड़ जाएगा आपको, ठीक है ना। सीटेट का पेपर है +7x - 30, तो 30 है, 10 33, 6 पंचे 30 और 15 दुनाई 30, तो 10 33 हो जाएगा। कहने का मतलब है कि x² + 10x - 3x कर दूं और माइनस का 30, तो वही आ जाएगा। इसका मतलब x कॉमन लूँ तो x प्लस क्या होगा, 10 होगा, और -3 कॉमन लूँ तो x + 10 होगा। इसका मतलब है कि x + 10 और x - 3। बताओ भाई कोई दिक्कत, इसका मतलब एक बहुपद ये दिया था, एक ये दिया था और एक ये दिया था। इन तीनों के जो गुणनखंड आए हैं, इन तीनों के जो गुणनखंड आए हैं, तीनों में कॉमन क्या है, हमसे पूछा है कि सार्व गुणनखंड। सार्व गुणनखंड का मतलब है कॉमन फैक्टर, इसका मतलब आपको निकालना क्या है, HCF फाइंड करना है। तो तीनों में जो होगा वही लिखा जाएगा, x - 3 x + 5, x - 3 x - 5 और x - 3 तीनों जगह है। तो आप ऑप्शन लगाएंगे x - 3। बताओ यहां तक किसी बच्चे को अगर कोई प्रॉब्लम है तो, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं कि समीकरण x + 1 - 2x + 4/3x - 5/123 का हल निम्न समीकरण का भी है। अब ऐसे क्वेश्चन आए जो घबराने की जरूरत नहीं है, यहां से आप x का मान निकाल लो यहां से, और वो वैल्यू में यहां पुट करके सेटिस्फाई कराओ कि LHS = RHS हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो पहले बेटा इसको सॉल्व करो, इसको सॉल्व करो। तो x + 1 लिखा है ना, -2x - 4, इस ब्रैकेट को मैंने ओपन कर दिया, अपान का क्या है 3 माइनस का 5x = 1/23, कुछ कटने वाला भी है नहीं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये माइनस का x और -3 अपान 3 - 5x = 1/23। यहाँ से जाएंगे तो माइनस का 23x हो जाएगा, और -23 69 हो जाएगा, = 3 - का 5x, ठीक है ना। ये इधर आएगा, ये उधर जाएगा, ठीक है। तो उधर आएगा तो 23 में से माइनस होगा,
और 18/23 माइनस का 18x, दोनों सेम साइन में बराबर की तरह है तो घट जाएगा, ये डिफरेंट साइन में तो जुड़ जाएगा। 69 क्या हो जाएगा 72, तो 18 चौक 72, इसका मतलब x की वैल्यू क्या आ गई माइनस का 4। आप कुछ मत करो, x का मान यहाँ पे रख दो, किसी भी इक्वेशन में यहाँ पे LHS बराबर RHS आ जाए, मतलब कि x का मान रखो, 13 दिया है 13 आ जाए, -4 रखो x का मान, वही आंसर होगा। तो आप कुछ मत करो, 3 है तो 5 चौक कितना इसमें रखता हूँ मैं, ठीक है ना, 5 चौक 20, 3 बाहर ले रहा हूँ मैं, पहले वाले को सॉल्व कर रहा हूँ बेटा, ध्यान देना इस वाले को, ठीक है, 3 बाहर है और माइनस का 20 -7 -2 11 माइनस 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 प्लस 36, क्या 13 आता है कि नहीं आता, इस बात तो हमें पता करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा 27, 27 81 माइनस का, और 11 36, 36 10 46, 36 46 47, 47 दूना कितना हो जाएगा 47 में 94, ठीक है ना। तो कितना बनेगा, तो आप कहेंगे कि 4 में से 1 गया, अच्छा सब कुछ माइनस में है ना, तो ये तो जुड़ जाएगा, 13 नहीं आएगा। अगर यही एक प्लस आ गया होता तो बात बन जाती, प्लस आ गया होता तो बात बन जाती, ठीक है। तो यहाँ पे तो ज़्यादा आ गया 9 8 17, वो भी रिजल्ट आएगा किसमें माइनस में, मुझे लाना किसमें प्लस में, ठीक है ना। अगले वाले को सॉल्व करता हूँ, इसको इरेज कर देता हूँ, आप ध्यान से देखते चलिए, इस वाले कर रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे 3 रखूंगा, माइनस का 20 हो जाएगा, माइनस का 7 -2 और -9 चौक 36 माइनस का 11 बराबर किसके, जो मुझे माइनस बराबर 13 आना है, ठीक है ना। तो 20 7 27 -27, 27 3 81 माइनस का 81, ठीक है। यहाँ पे प्लस आ जाएगा, 36 11 6 47, 94 आएगा, और डिफरेंस 4 में से 1 गया 3, 9 में से 1 गया 8, 13 आ गया, यही आपका आंसर बन जाएगा, खटाक से हो गया। बताओ भाई क्लियर है कि नहीं। इसका मतलब आपने एक्स रखा और यहाँ से जब रखा LHS लिया, आपने LHS लिया तो आपको मिल क्या गया, RHS मिल गया। तो इसका मतलब है कि x = -4 इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। अब आप सोचे कि यहां से भी x की वैल्यू, या तो इसको सॉल्व करो, x की वैल्यू इसके बराबर लेकर आओ, फायदा क्या है, ठीक है। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है, बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है। तो मैंने सारे प्रीवियस क्वेश्चन को यहाँ पे लिया है। अब सवाल कोई आसान है कोई टफ है, टफ तो मुझे लगता नहीं कुछ है, कैलकुलेटिव कह सकते हैं, जैसे ये है। अब आपको पॉलिनोमियल्स का गुणनखंड आना चाहिए, नहीं आता तो समस्या है। करा कि यदि अगले क्वेश्चन की तरफ आए हैं, इसका आंसर आप बताइए, इसका आंसर आप बताइए कि 2x - 3y = 9, xy = -3, तो 4x अपान y + 9y अपान x का मान क्या होगा। तो सिंपल सी बात है कि जब इसको करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो नीचे क्या आएगा xy आ जाएगा, और ऊपर क्या आएगा 4x² + 9y²। xy की वैल्यू दे रखा है, यहाँ से मुझे 4x², इसका मतलब होल स्क्वायर कर दूँ तो मुझे वैल्यू 2x - 3y बराबर 9 है। दोनों तरफ क्या करूं, होल स्क्वायर कर दूं, स्क्वायरिंग बोथ द साइड। उससे क्या होगा, मुझे ना ये डायरेक्ट वैल्यू मिल जाएगी। तो मैं जब होल स्क्वायर करूंगा तो 4x² + 9y² -2, 2 3 दूनी 6 दूनी 12, 12xy बराबर 81 के। xy की वैल्यू दे रखा है, आप यहां देखिए 4x² + 9y² है ना, 81 की वैल्यू दिया है +12, और xy की वैल्यू -3 है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आएगा माइनस हो जाएगा, ठीक, ये प्लस हो जाएगा तो 12 3 36, प्लस इधर आएगा तो क्या हो जाएगा 36 माइनस हो जाएगा। तो 11 में से 6 गया तो कितना आ जाएगा 5, 7 में से 3 गया 4, 45 आएगा, वो भी कैसे प्लस का। तो मेरी बात ध्यान सुनिएगा, तो फाइनल आंसर जो आएगा वो माइनस का आएगा, ये नहीं आ सकता। क्यों, क्योंकि ऊपर कितना आ गया 45 आ गया, नीचे xy की वैल्यू यहाँ पे दिया है कितना -3 दे रखा है, तो 3 15 45, तो -15। इसका मतलब हमने तो बताया आपसे कि आंसर जो कुछ भी होगा वो किस में आएगा, माइनस में आएगा, और वो भी आपने देख लिया क्या आया। बताओ यहाँ तक कोई उसके बच्चे को कोई अगर डाउट हो तो, यहाँ तक कोई डाउट हो तो बताओ। मुझे नहीं लगता कि इसमें कुछ भी था, बेसिक आपको आना चाहिए, बेसिक आपको आना चाहिए। अगले सवाल की तरफ आते हैं। कह रहा है यदि व्यंजक 3x² 3y² + 2 x - 2xy² + y 2x²y, ऐसे भी क्वेश्चन पेपर में पूछे जाते हैं, याद रखना, अच्छी प्रैक्टिस करके जाना। पॉलिनोमियल का प्रोडक्ट का है, अगर पॉलिनोमियल का प्रोडक्ट आपको आता है, बहुत सावधानी से करने की जरूरत है, ठीक है। जब भी इस टाइप के सवाल पेपर में आए तो आराम से करना, जल्दबाजी में नहीं, नहीं तो प्लस माइनस का जरा सा चूक हुई गड़बड़ हो जाएगा। तो x² y² या x² y² के
गुणांक ए बी सी हैं तो इतना मान पूछा है। ठीक है, आप यहाँ पे कह सकते हो। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, तो पहले इनको क्या करो, क्या बेटा ये ऊपर जाएगा, 1 मिनट, ठीक है। इसका मतलब अगर हमारा नीचे होता तो काम हो जाता, कोई बात नहीं, चलो सवाल तो आपको दिख रहा है, दिख रहा है ना। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे मैं ये करना चाह रहा था कि 3x² 3y² प्लस का 2, ठीक, माइनस x माइनस 2x y² प्लस y 2x² y। देखो पहली बात तो आप साफ लिखने की आदत डालना। ऐसे क्वेश्चन में अगर आप उसी में साफ नहीं लिखेंगे तो आप खुद ही उलझ जाएंगे और आता हुआ सवाल भी आपका गलत हो जाएगा। तो साफ मांगता है, क्योंकि आपको गुणांक पूछना होगा, एक भी इधर उधर नहीं होना चाहिए। 3 से गुणा करेंगे तो 3 3 9 हो जाएगा, x² y², कोई दिक्कत, प्लस 3 9 6 x² हो जाएगा, माइनस ये x² हो जाएगा, प्लस 2x² y² हो जाएगा, प्लस 2x² y² हो जाएगा, और माइनस 2y² हो जाएगा। आप कहेंगे यस सर। 9x² y², 2 11 2 13, तो इसको कट कर लो ऐसे, तो आप लिख दो यहाँ पे 13x² y। कट करने का मतलब हुआ कि मैंने लिख लिया, दोबारा उसको नहीं जोड़ना है, नहीं तो आप फिर उसी बार बार उसी को देखेंगे, बार बार उसी को देखेंगे। ठीक है, 6x² x² घटेगा तो प्लस का 5x² आ जाएगा, मतलब ये दो टर्म आपसे अब कोई लेना देना नहीं है, और माइनस का 2y² है। तो हमने यहाँ पे क्वेश्चन में क्या कहा है, अब आप देखो यहाँ पे देखो, इसने कहा कि x² y² और x² और y² के गुणांक क्रमशः a, b और c हैं। तो आप कुछ मत करो, यहाँ पे x² y² के गुणांक क्या है, 13 है। तो एक का मतलब a की वैल्यू कितनी आ गई, 13 आ गई। ध्यान से करना है, ठीक है। x² के गुणांक कितना, 5 है, तो b की वैल्यू कितनी आ गई, b की वैल्यू बेटा 5 आ गई, कोई दिक्कत। y² के कितना है, माइनस का 2 है, माइनस का 2 है, तो c की वैल्यू कितनी आ गई, -2 आ गई। आप वैल्यू पुट करिए, a का मान कितना है, 13, यहाँ पे ये देखो ना 13, माइनस b का मान कितना है, 5, 5 2 9 10, ठीक, और c का मान माइनस का 2, तो कितना आ जाएगा, 13 - 12 = 1 के। 1 है क्या, आप कहेंगे यस सर है ना, 1, ये हो गया। बताओ यहाँ तक किसी बच्चे को अगर कोई डाउट है तो, यहाँ तक किसी बच्चे को प्रॉब्लम है तो बताओ। मैंने कुछ भी किया क्या, ऐसा क्वेश्चन एक पेपर में आता है, इस बात को याद रखना। PYQs आप लगा रहे हो तो सबसे बड़ी बात है, PYQ लगाने से आपको ये आइडिया हो जाता है कि किस टाइप से, कहाँ से, किस टॉपिक से कैसे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है ना। आप मुझे बताने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, आप वीडियो सारे देखने के बाद आप खुद ही पता चल जाएगा किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं, ठीक है ना। ये क्वेश्चन देखो, अब जो बच्चे सीटेट वगैरह होते हैं उनको इसमें दिक्कत होती है, ठीक। मैं समझाने की कोशिश करूंगा कि कैसे सवाल को लगाया जाए। कि 12,000 रुपए की एक धनराशि को 20% वार्षिक दर पर 1.5 वर्ष के लिए निवेश करने पर प्राप्त चक्रवृद्धि ब्याज में क्या अंतर है जब ब्याज अर्धवार्षिक संयोजित किया जाता है और जब ब्याज वार्षिक संयोजित होता है। इसका मतलब है कि जब बैंक गए, आप बैंक वाले से आपने 12,000 रुपए लिया, बैंक वाले ने कहा ठीक है रुपए तो आपको मैं दे रहा हूं, लेकिन आपसे मैं 20% का ब्याज लूंगा पर मंथ का, सॉरी पर ईयर का, और 1.5 वर्ष बाद वापस करने आएगा। तो इसका मतलब 12 महीने का 20% ब्याज पड़ेगा। तो कह रहा 1.5 वर्ष में, इसका मतलब है कि 12 मंथ का 20%, तो 6 मंथ का कितना हो जाएगा, तो 6 मंथ का जो होगा, 6 मंथ का जो होगा वह 10% आ जाएगा। इसका मतलब फर्स्ट ईयर 20% ब्याज भरेगा, फर्स्ट ईयर कितना भरेगा, 20% ब्याज भरेगा, और सेकेंड ईयर मतलब आधा साल, मतलब दूसरा साल लग जाएगा, तो उस पर वो 10% का ब्याज भरेगी। ये बात आप ओरली भी कर सकते हैं, लेकिन चलो ठीक है, आपकी प्रैक्टिस नहीं है तो आप चाहो तो रेशियो लगा दो, नहीं तो आप कह दो इनका सक्सिव ले लो, तो सक्सिव ले लो। तो CI क्या होगा, 1 कंपाउंड इंटरेस्ट ऑफ CI ऑफ 1.5 ईयर, है ना, 1.5 ईयर इज इक्वल टू, सक्सिव ले लिया तो 20 + 10 + 20 × 10 / 100,
ये मैंने कर दिया। तो आप कहेंगे 20 10 30 और प्लस का 2 बराबर कितना हो गया 32%। अब याद रखिएगा, अगर यही सवाल आ जाए, आपसे ये पूछा जाए कि 20% की दर से 20% की वार्षिक दर से 1.5 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कितना हो जाएगा, तो 32% होगा, ठीक है ना। लेकिन वो कह रहा है कि नहीं, मैं 6-6 महीने पे ब्याज भरूंगा, 6-6 महीने पे देने आऊंगा पैसा वापस। इसका मतलब लास्ट में हमसे क्या पूछा है कि जब ब्याज अर्धवार्षिक संयुक्त होता है तो ब्याज वार्षिक संयुक्त होता है, ठीक। अंतर पूछा हमसे, मतलब कि वार्षिक एनुअल जो ब्याज है 20%, उस पर कितना 1.5 साल में लगेगा, और इसी 1.5 साल को छमाही पे अगर ब्याज देगा तो कितना पड़ेगा, तो इसका मतलब 6-6 महीने में 10% देगा। तो इसका मतलब ये हो गया कि 2 वर्ष का CI 10 + 10 + 10 × 10, हालांकि डायरेक्ट मैं 3 साल लगा सकता हूं, नहीं लगाऊंगा क्योंकि 10 10 20 21, तो 21% हो जाएगा। मतलब कि 2 ईयर का 10%। तो पहले 6 महीने पे 10% देगा, फिर अगले 6 महीने पे 10% देगा, फिर अगले 6 महीने पे 10% देगा, मतलब कि 3 किस्त देगा 10% की, 3 बार देने जाएगा, तो 21% हो गया। अब 21 का फिर 10 से क्या करेंगे, सब्सिट्यूट करेंगे, तो 21 10 प्लस क्या हो जाएगा 21 × 10, 21 × 10। कोई दिक्कत है यहाँ पे? आप कहेंगे नहीं सर कोई प्रॉब्लम नहीं, दिख रहा है ना। तो जब मैं 21, कलम चेंज कर लेता हूँ, इस पर मैं कौन सी पेन यूज करूँ, चलो मैं इससे ब्लैक यूज कर लेता हूँ, ठीक है ना। इसके ऊपर तो बटे क्या कर दिया मैंने 100 कर दिया, 1 0 यहाँ से कट जाएगा, तो 2.1 हो जाएगा। तो 21 10 31, और आप डायरेक्ट क्या लिखेंगे 31 + 2.1, तो आप ये कह देंगे कि 31 2 33, 33.1% हो जाएगा। मतलब कि 3 ईयर, मतलब कि 1 कंपाउंड इंटरेस्ट हाफ ईयरली कंपाउंडेड। इसका मतलब क्या है कि जब ब्याज अर्धवार्षिक संयोजित होता है, तो जब ब्याज अर्धवार्षिक संयोजित होता है तो, ठीक है ना। क्या बात समझ में आई? तो 33% हो जाएगा। इसका मतलब अगर यहां पे जब ब्याज जब वार्षिक संयोजित होता है, तो जब ब्याज वार्षिक संयोजित होता है, तो जब ब्याज अर्धवार्षिक संयोजित होता है, दोनों का अंतर पूछा है हमसे, तो दोनों का अंतर कितना आ जाएगा 33 अंतर जो होगा वो अंतर क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे यहीं पे कि बेटा जो अंतर होगा वह 33.1% माइनस 32%। इसका मतलब है कि 1.1%। बस आपको यही आंसर देना है। इसका मतलब आंसर वही होगा जो 11 का मल्टीपल होगा, 11 का मल्टीपल होगा। आप क्या करो 12,000 का 1.1% निकाल दो। 1.1% करोगे, ऐसे पॉइंट हटाओगे तो यहाँ 1 2 3 1 2 3, और 12 × 11 करोगे तो 132 आ जाएगा। यही आपका आंसर हुआ। ये बहुत फेमस डेटा है, मैंने बहुत बड़ा नहीं किया है। आप चाहते तो ओरल भी कर सकते थे कि 20% की दर से 1.5 वर्ष का चक्रवृद्धि क्या होगा, तो 20 + 10 का सक्सेसिव ले लो। 2 ईयर का सक्सेसिव का फार्मूला होता है 2 ईयर के सक्सेसिव का फार्मूला जो होगा x + y + xy/100, जो आएगा वो परसेंट में आएगा, जो आएगा वो किस में आएगा, परसेंट में आएगा। आई होप कि आपको समझ में आया होगा, ठीक है। तो आप नोट डाउन कर लीजिए कि मैंने इसमें आराम से बताया, अदरवाइज ओरल सवाल था ये।
कैसा था, ओरल था। अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। और निम्न में से किस स्थिति में चतुर्भुज एबीसीडी की रचना संभव नहीं है। आप कोई भी चतुर्भुज हो, आप यहाँ पे साइड दे रखा है और एंगल दिया है, तो मेरे लिए जानना क्या आसान है, जो ज्यादा दिया होगा वो जानना आसान है, ठीक है ना। तो प्रॉपर्टी लगा देंगे, लेकिन इतना पता है कि किसी भी चतुर्भुज के चारों कोणों का सम 360 डिग्री होता है। तो मैं पहले ऑप्शन पे आता हूं, कह रहा कि संभव नहीं है। कौन सी संभव नहीं है, तो आप मुझे बताइए। तो मुझे एक देखते ही पता चल रहा है बेटा, जब भी हो ऐसा, जब कोई सवाल ऐसा आ जाए जिसको कुछ समझ में ना आए, तो आप क्या करो कि उसके ऑप्शन चेक करो। ऑप्शन देखो, जो ऑप्शन समझ में आए उसको करो। क्वेश्चन आप समझ लिए, लेकिन जैसे सपोज सारे ऑप्शन के बारे में आपको नहीं पता है, तो आप एक चीज तो दिख रहा है कि 145, 140 और 80 जब जोड़ेंगे, तो 140, 145 और 80 जब जोड़ेंगे तो 3 कोण हो गया, ये 5 हो गया, और 8, 8, 16 के 6 और 2, 1, 3। अरे भाई 4 कोणों का सम 360 होता है। ये तो 3 ही कोणों का सम 365 आ गया है, जो कि बिल्कुल संभव नहीं है। तो यही वाला आपका आंसर हो जाएगा। संभव नहीं है, निगेटिव पूछा है, ठीक है ना। आई होप कि आपको बहुत मजा आया होगा क्लास को देखने करने में। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, कमेंट करें, और कमेंट करके बताएं कि क्लास वास्तव में अच्छी लगी या नहीं लगी, ठीक है। तो मिलते हैं आपसे हम अगली क्लास में। आज के लिए इतना ही। जय हिंद साथियों।